Hello dear student, welcome to Adhyan Setu Academy. In today's class we will discuss about the deformation of member or deflection of a member under the external loading. This is the lecture number 5th of unit 1st. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि what is stress, how many type of stresses are there in the member if any external force is applied on that particular member. अब हम आप देखेंगे कि एक्सटर्नल लोड के अंडर द एक्सटर्नल लोड मेंबर में डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन कितना होता है, कितने मैग्नीट्यूड के चेंजेस आते हैं उस पर्टिकुलर मेंबर के डायमेंशन में. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Deformation of a member due to axial load. Okay, suppose you have a अपने पास कोई कंपोनेंट है और इसमें कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है. एक्सटर्नल लोड किसी भी पैटर्न पे लग सकता है. अपन जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं, सो हमने टेंसाइल लोड अप्लाई किया है. यहाँ पे कंप्रेसिव लोड भी लग सकता है और उसके लिए भी सेम डेरिवेशन होगा. और सपोज इसका जो इनिशियल लेंथ है L है और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A. ओके, अब जब ये लोड इस पे एक्ट करेगा तो ये बॉडी यहाँ पे एक्सटेंड होगी. अगर हम टेंसाइल लोड ले रहे हैं, अगर कंप्रेसिव लोड लेते तो इसमें कंप्रेशन होता है. तो कहने का मतलब है डायमेंशन में चेंजेस होंगे. ओके, तो उसकी वजह से सपोज ये है बॉडी की कंडीशन, मेंबर की कंडीशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड. तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आपको दिख रही है इसको डेल एल एज्यूम कर लेते हैं अपन. राइट, सो लेट्स area is A is cross sectional area, L is initial length या original length, right, and del L is change in length. Okay, और सपोज जो भी मेंबर हमने जिस भी मटेरियल का कंपोनेंट लिया है उसके लिए E आपको दिया हुआ है. तो ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस. अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग कितने अमाउंट का चेंज आया इन एक्सियल डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में हमें चेंज देखना है कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे हमने एक्सियल लोड कंसिडर किया है. सो लेट्स स्टार्ट. अब अगर लोड अप्लाई हुआ है उस लोड की वजह से स्ट्रेस पहले स्ट्रेन आएगी और स्ट्रेस जनरेट होगी. तो कितने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस है, कितने मैग्नीट्यूड की स्ट्रेन आ रही है वो पहले देख लेते हैं. तो सब पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग. इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं. तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया, लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. एंड स्ट्रेन कितना आएगा इस मेंबर में, स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से. स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. और यहाँ पे बाय हुक्स लॉ हमें पता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब यहाँ पे पहली बार अपन कर रहे हैं इसलिए डिटेल में कर रहे हैं, अदरवाइज आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है. तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो अगर हम इस फॉर्मूले से स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई ई. तो इक्वेशन नंबर 1 में भी आपके पास स्ट्रेन है उसी मेंबर में, उसी लोडिंग के लिए, उसी डायरेक्शन में, और इक्वेशन 2 में भी स्ट्रेन ही है. तो 1 और 2 इक्वल होंगे. इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो पहले इक्वेशन में अपने पास डेल एल बाई एल और दूसरे इक्वेशन में स्ट्रेस बाई ई. अब अगर हम इस स्ट्रेस की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा डेल एल बाई एल इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू लोड डिवाइड बाई एरिया. यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है डेल एल, चेंज कितना हो रहा है. तो डेल एल इक्वल टू पी एल डिवाइड बाई ए.
तो अगर किसी मेंबर में एक्सियल लोड अप्लाई किया है और उसी डायरेक्शन में हमें चेंज देखना है कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इतने मैग्नीट्यूड से उस मेंबर में डिफॉर्मेशन होगा, डेल एल। अब ये डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन के फॉर्म में होगा अगर उसमें टेंसाइल नेचर का लोड अप्लाई हुआ है, और अगर उसमें कंप्रेसिव लोड अप्लाई हुआ है तो ये कंप्रेसिव नेचर में या श्रिंक नेचर में ये चेंज आएगा। ओके, तो ये याद रखना है कि अगर एक्सियल लोड किसी मेंबर में अप्लाई किया गया है एक्सटर्नल लोड, तो उसकी वजह से उस मेंबर की डायमेंशन में कितना चेंज आएगा, दैट इज PL बाई ए। P होता है अप्लाइड लोड, एक्सटर्नल लोड, लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेंबर, A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया उस एक्सिस के परपेंडिकुलर, और E मीन्स उस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके हम उस मेंबर में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, कैलकुलेट डिफॉर्मेशन ऑफ बार whose cross sectional area is 500 mm square, that is mm square, एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल। तो ये कुल मिला के स्टील की बात की जा रही है, माइल्ड स्टील के लिए इतना होता है ए की वैल्यू। तो स्टील की एक बार है, इसमें इस तरह की लोडिंग लगी हुई एक्ट कर रही है, इसकी वजह से इसमें टोटल कितना चेंज आएगा डायमेंशन में, हमें वो कैलकुलेट करना है। ओके, इसी क्वेश्चन में सेम लोडिंग लग सकती थी, यहाँ पे भी 50, इधर भी 50, और डिफरेंट लगी है, कुछ भी हो बस आपको पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो ये कंपार्टमेंट है ए बी सी डी, इनकी लेंथ यहाँ पे दी गई है 0.6 मीटर, 1 मीटर, 1.2 मीटर। तो अगर हम इस टोटल मटेरियल में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, जो लोडिंग यहाँ पे दिख रही है, तो एक एक करके हम अलग अलग कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं, उनमें इंडिविजुअल देखते हैं चेंज कितना आ रहा है, देन हम सभी को ऐड कर देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो चेंज आएगा डेल L1, डेल L2 या डेल L3, या फिर डेल LAB, डेल LBC, डेल LCD, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो टोटल चेंज आएगा या टोटल डिफॉर्मेशन होगा या इलोंगेशन होगा, वो हो जाएगा डेल इक्वल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल LAB प्लस डेल LBC प्लस डेल LCD। तो इंडिविजुअली पहले हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें अलग अलग कंपार्टमेंट के लिए, और सभी को ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे ओवरऑल चेंज मिल जाएगा यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में वहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है वो आप देख लो पहले। तो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 500 mm स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। इसको अगर हम मेगा पास्कल में या न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करें, क्योंकि एरिया हम mm में लेके चल रहे हैं, तो सिंपल है, ये 200 इंटू गीगा की जगह पे 10 पावर 9। अब ये क्या हो गया पास्कल। अगर हम इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, 10 पावर 6 यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 2 इंटू 10 पावर 5 मेगा पास्कल। 10 पावर 6 की जगह पे पास मेगा आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 पावर 3 और 10 पावर 2 यहाँ पे, तो 10 पावर 5 ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी, ये गिवन वैल्यू। उसके बाद पार्ट ए बी में पहले अपन देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। तो पार्ट ए बी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये ए बी है, जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 0.6 मीटर। अब यहाँ पे लोड को बैलेंस करना होगा सबसे पहले, राइट। तो दोनों एंड पे लोड इक्वल आने चाहिए। तो देख लेते हैं, इधर आ रहा है 50 किलो न्यूटन। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, लोड को प्लस और माइनस कैसे लेना है। जो भी लोड आपका आउटवर्ड लग रहा है किसी प्लेन से, वो हमेशा प्लस रहेगा, और जो लोड किसी भी प्लेन पे इनवर्ड एक्ट करेगा वो माइनस होगा। जैसे ये वाला लोड आउटवर्ड लग रहा है, अगर कोई लोड इस तरीके से लगेगा तो इसको हम बोलेंगे इनवर्ड। तो इनवर्ड कहीं भी लगेगा वो माइनस होगा और आउटवर्ड प्लस होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोड को बैलेंस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ए बी कंपार्टमेंट को देखें, तो इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में केवल एक लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन। अगर हम बी प्लेन को देखें, बी प्लेन पे यहाँ पे प्लेन पे तो एक लोड लग रहा है। अब खुद भी यहाँ पे आप एज्यूम करके देख सकते हैं कि जो ये 10 किलो न्यूटन 55 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, इन सब का लाइन ऑफ एक्शन इसी एक लाइन से होके जाएगा। तो इस लोड का जो इफेक्ट इस सरफेस पे आएगा 10 किलो न्यूटन का, इसका इफेक्ट बी सरफेस पे भी आएगा, बी प्लेन पे भी आएगा। इसी तरीके से जो 45 किलो न्यूटन का लोड है, इसका इफेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हर सरफेस पे आएगा। तो हमें इन सबको कंसिडर करना है, उस प्लेन के उस पर्टिकुलर साइड में जितने लोड एक्ट कर रहे हैं उन सभी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि सभी का लाइन ऑफ एक्शन वही है और सबका इफेक्ट इस पर्टिकुलर प्लेन पे कंसिडर होगा। तो अगर हम इस बी प्लेन की बात करें, तो यहाँ पे 15 किलो न्यूटन तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इसी पे 10 किलो न्यूटन का भी इफेक्ट आएगा इनवर्ड,
और 45 किलो न्यूटन का इफेक्ट आएगा आउटवर्ड। तो ध्यान देना है बी सरफेस पे एक लग रहा है 15 किलो न्यूटन जो कि आउटवर्ड जा रहा है बी सरफेस के लिए, और जो 10 किलो न्यूटन है वो बी सरफेस पे इनवर्ड एक्ट करेगा, और जो 45 किलो न्यूटन है वो बी सरफेस पे आउटवर्ड एक्ट करेगा। तो ये प्लस के साथ, ये प्लस के साथ, और ये माइनस हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। तो 15 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 45। तो इधर जो लोड एक्ट करेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 15 माइनस 10 प्लस 45। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव। तो ये वैल्यू भी आपके पास 50 किलो न्यूटन आएगी, प्लस में आएगी, प्लस में आई तो हम इसको आउटवर्ड शो करेंगे। तो अब यहाँ पे लोड बैलेंस है, इधर भी 50 किलो न्यूटन लग रहा है, इधर भी 50 किलो न्यूटन लग रहा है। जब दोनों साइड में सेम मैग्नीट्यूड की लोड लगेंगे तभी इसमें जनरली स्ट्रेस जनरेट होगी, राइट। अब इसमें हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज कितना हो रहा है। सो डेल एल ए बी, फॉर्मूला होता है पी एल बाई ए ई, राइट। तो यहाँ पे हम P की जगह पी ए बी कर सकते हैं, एल ए बी कर सकते हैं, क्योंकि हम ए बी पार्ट को देख रहे हैं। ए और ई सेम होगा, क्रॉस सेक्शन सेम है हर जगह हर पार्ट में, तो वहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। P की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे। नीचे जो E की वैल्यू यूज करेंगे वो न्यूटन mm यूज करेंगे, तो इसको भी हम न्यूटन में चेंज कर लेते हैं इंटू 1000 डिवाइड बाई, सॉरी अभी लेंथ भी है, तो लेंथ यहाँ पे है 0.6 मीटर, ये मीटर में हम इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600 mm, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 डिवाइड बाई एरिया ऑलरेडी 500 mm स्क्वायर है, और E की वैल्यू ऑलरेडी 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन और mm, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो हमें बस इतना इंश्योर करना है कि जो इक्वेशन हम बना रहे हैं उसमें हर एक पैरामीटर सेम यूनिट में होने चाहिए। लोड को ऐसा नहीं करना कहीं पे हम न्यूटन में पुट करें, कहीं किलो न्यूटन में पुट करें। डायमेंशन कहीं ऐसा नहीं करना है कहीं हम मीटर में पुट कर रहे हैं, कहीं उसको mm में, हर जगह सेम यूनिट में रखना है, या तो आप मीटर में लेके चलो या mm में लेके चलो। तो यहाँ से एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना है वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में, तो यहाँ पे जो आपका लोड है वो प्लस नेचर का है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस वैल्यू आएगी। प्लस का मतलब होता है एक्सटेंशन, इस मेंबर में एक्सटेंशन हो रहा है, चेंज जो लेंथ है वो एक्सपांड हो रही है। ओके, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना कितनी वैल्यू आएगी mm में। इसी तरीके से BC मेंबर में कैलकुलेट कर लेंगे, पार्ट BC मेंबर यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। सपोज ये है BC मेंबर, इसकी जो लेंथ है ये है 1 मीटर। अब यहाँ पे लोड बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए बी सरफेस जो है BC पार्ट का जो बी सरफेस है, इसमें एक तो यही लोड लग रहा है बी सरफेस पे, इनवर्ड ये एक्ट करेगा। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये इनवर्ड लगेगा इस पे। तो एक तो लोड यही लग रहा है 15 किलो न्यूटन इनवर्ड, और दूसरा आपके पास 50 किलो न्यूटन आउटवर्ड लग रहा है। तो ये प्लस साइन के साथ होगा, ये माइनस साइन के साथ होगा। तो इधर जो लोड लगेगा इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो एक आएगा प्लस 50 और एक आएगा माइनस 15। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 किलो न्यूटन, प्लस में आएगी। तो इसको हम प्लस साइन या लिखें चाहे हम इसको आउटवर्ड दिखा दें, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, दूसरे एंड पे देखते हैं अब आना क्या चाहिए। इधर अगर आउटवर्ड आ रहा है तो इधर भी आउटवर्ड ही आना चाहिए, तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि आउटवर्ड आएगा। कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होगा। तो अगर अब हम सी सरफेस पे देखें तो सी पे एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, किधर इनवर्ड सी सरफेस पे, और एक 45 किलो न्यूटन का आउटवर्ड लग रहा है। तो ये -10 होगा और ये +45। तो यहाँ पे एक -10 और एक +45, तो इनकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो भी +35 किलो न्यूटन। अब चाहे आप +35 यहाँ पे पुट करो या फिर आप इस साइन को आउटवर्ड शो करो। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एंड में इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर डेल BC की बात करें तो ये भी हो जाएगा PBC LBC डिवाइड बाई ए। PBC ये भी कैलकुलेट किया है 35 प्लस साइन, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस साइन के साथ मिलेगी, मीन्स यहाँ पे भी एक्सपांसन होगा। 35 न्यूटन में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ आपके पास दिया हुआ है 1 मीटर, मीन्स 1 इंटू mm में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई एरिया ऑलरेडी आपके पास 500 mm स्क्वायर है, और जो E की वैल्यू है वो आपके पास है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से अगेन आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि प्लस साइन के साथ मिलेगी, ये mm में। तो प्लस साइन दिखाता है कि पार्ट BC भी एक्सपांड हो रहा है। ओके,
अगेन पार्ट सी डी की बात करते हैं। पार्ट सी डी, पार्ट सी डी को सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सपोज आपका पार्ट सी डी, इसकी जो लेंथ है वो है 1.25 मीटर। यहाँ पे भी लोड ऐड करेगा। अब लोड को बैलेंस कर लेते हैं। तो सी जो डी प्लेन है यहाँ पे आपके पास 45 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो ये आउटवर्ड लग रहा है। तो इधर भी जब हम लोड बैलेंस करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है आपकी बॉडी में तो यहाँ भी 45 किलो न्यूटन का ही लोड लगेगा आउटवर्ड, राइट। जितना इधर लग रहा है बैलेंस करने के लिए उतना उधर भी लगेगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो तो बेसिकली डेफिनेटली आप इधर चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम सी सरफेस की बात करें, सी सरफेस पे एक आउटवर्ड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, इसका इफेक्ट सी पे आउटवर्ड होगा। तो 10 किलो न्यूटन, दूसरा 15 किलो न्यूटन इनवर्ड लग रहा है तो -15, और तीसरा यहाँ पे एक्ट करेगा 50। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये 50 का इफेक्ट सी सरफेस पे आउटवर्ड होगा तो +50, ये जो 15 है इनवर्ड एक्ट करेगा सी सरफेस पे तो इसका इफेक्ट -15, और दूसरा जो ये 10 है आउटवर्ड एक्ट करेगा सी सरफेस पे तो +10। तो जो ये वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये +45, और प्लस आया तो आउटवर्ड दिखाएंगे। तो सी सरफेस पे जो लोड लगेगा वो 45 किलो न्यूटन का आउटवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके पहले जब हमने बैलेंस किया था तो आउटवर्ड ही अप्लाई किया था। तो चेक भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप यहाँ पे अगर एक एंड पे जितनी वैल्यू आ गई है दूसरे एंड पे उतना ही आएगा। तो आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों एंड में बैलेंस्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो स्ट्रेस रिटर्न कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। डेल एल सी डी, पी सी डी एल सी डी डिवाइड बाई ए ई। पी की वैल्यू यहाँ पे 45 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लें 1000, लेंथ आपके पास है 1.25 मीटर में है, इसको mm में चेंज कर लें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई एरिया वही होगा 500 mm स्क्वायर, और ई की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी लोड प्लस में है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू भी आपको प्लस में मिलेगी। कहने का मतलब है सी डी पार्ट भी आपका एक्सपांड होगा और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी mm में। तो तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हमने। जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा या टोटल डिफॉर्मेशन होगा या टोटल चेंज इन लेंथ, कुछ किसी भी नाम से आप यहाँ पे बोल सकते हो, डिफॉर्मेशन, तीनों को ऐड कर दो, डेल एल ए बी प्लस डेल एल बी सी प्लस डेल एल सी डी। तीनों वैल्यू प्लस में है तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। मीन्स ओवरऑल मेंबर क्या है, एक्सपांड करेगा आपका। यहाँ पे कितने मैग्नीट्यूड से एक्सपांड करेगा वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। साइन का ध्यान रखना है, साइन जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन भी इनवर्ड भी एक्ट कर सकता है, तो बस उसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करना है लोड की वैल्यू। तो जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होगा कि वो कंप्रेस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो बॉडी। तो जब यहाँ पे सम करेंगे तो उस पर्टिकुलर साइन के साथ ही वैल्यूज यूज करेंगे, तभी हमें रिजल्टेंट वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल कितना डिफ्लेक्शन होगा। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको दिया जा सकता है। सपोज एक ही मैग्नीट्यूड का लोड अप्लाई करता है यहाँ पे और केवल यहाँ पे 50 कर देता, तब भी इफेक्ट यहाँ पे हम देख सकते थे। दूसरा, ये जो डायमेंशंस है मेंबर की, जो सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे ए बी का एरिया इतना है 500, यहाँ पे एरिया रिड्यूस कर दे, कुछ इस तरीके से मेंबर दे दे, और यहाँ पे लोड अप्लाई कर दें। तो जनरली हमें कहीं पे भी हम जब चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमें चाहिए होगा PL/AE। लोड चाहिए, उस कंपार्टमेंट में लोड कितना लग रहा है, उस कंपार्टमेंट का लेंथ कितना है। तो लेंथ अपने पास रहेगा ऑटोमेटिकली, और लोड भी हमें देखेंगे, अगर दिया है तो बैलेंस करेंगे। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग आएगा, अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग आएगा, तो दिया ही रहेगा। और ई की वैल्यू अगर सेम मटेरियल है तो ई तो सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में दिया जा सकता है। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन थ्रू आउट लेंथ सेम रखा जा सकता है, या फिर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन को चेंज भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी पैटर्न में आए हमसे ये बनना चाहिए, जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा जिनसे आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, elongation ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो अभी हमने देखा है एक रेक्टेंगुलर बार या कोई भी मेंबर ड्यू टू द एक्सियल लोड उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल लोड लग रहा है एक्सियल डायरेक्शन में, तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं
लेंथ में या जो भी उस डायरेक्शन में डायमेंशन आएगी उस मेंबर की। अब हमें देखना है कि इलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर आपके पास कोई मेंबर है, ये तो पता ही है आपको कि हर एक मेंबर में उसका कुछ सेल्फ वेट भी एक्ट करता है, सेल्फ वेट भी रहता है। तो इस तरीके से अगर कोई मेंबर है, टॉप एंड इसका फिक्स किया हुआ है हमने, बॉटम एंड जो है या मेंबर है सस्पेंडेड पोर्शन में, तो इस कंडीशन में जो इसका सेल्फ वेट होगा, इसका खुद का भार होगा, इसकी वजह से भी एक डाउनवर्ड फोर्स ये बॉडी फील करेगी अपने वेट के इक्विवेलेंट, और उस फोर्स की वजह से इस बॉडी में कितना चेंज आएगा। अब यहाँ पे हम इस फोर्स की वजह से डायरेक्टली जो चेंज आएगा उसको PL बाई AE नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। वो केवल होता है एक्सियल लोड की वजह से। एक्सटर्नल लोड अगर एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस फॉर्मूले को यूज करके हम चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी में उसकी सेल्फ वेट की वजह से कुछ चेंज आ रहा है उसकी डायमेंशन में, उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। तो हम अब यही डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एक मेंबर है आपके पास, उसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड सस्पेंडेड है, तो उस बॉडी का जो सेल्फ वेट होगा उसकी वजह से बॉडी में कितना चेंज आएगा। सपोज इसका लेंथ L, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सपोज A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेंबर। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर बार कहने का मतलब है कि थ्रू आउट लेंथ बार का जो डायमेंशन है वो सेम होगा, कहीं पे डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला। चाहे हम किसी भी सेक्शन पे चले जाएं, उसका डायमेंशन या क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही रहेगा हर जगह। लेंथ L इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेंबर, कुछ इसका E जो है यंग्स मॉडुलस होगा। ओके, P को हम एज्यूम कर लेते हैं सेल्फ वेट ऑफ मेंबर, राइट। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं करेगा, और अगर यहाँ पे जो लगेगा वो होगा वेट, सेल्फ वेट ऑफ मेंबर, जिसको हमने P एज्यूम किया है। ठीक, तो अब देखते हैं इस सेल्फ वेट की वजह से बॉडी कितना डिफॉर्म होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब जब कोई ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ ऐसी थ्योरी हमें बनानी होती है, तो यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि एक पहले छोटे से पार्ट पे स्टडी करते हैं। ओके, इस मेंबर का हमने कोई छोटा सा पार्ट कंसिडर करना है, और पहले हम उस पे देखेंगे कि उसमें कितना उस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट में कितना चेंज आ रहा है, और उसके बाद हम जब टोटल चेंज देखेंगे तो उस पार्ट, अब ये मेंबर जब सपोज हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर की, ये एक स्ट्रिप है dx डिस्टेंस की, इसकी जो डिस्टेंस है dx है, जो इसकी थिकनेस है dx है। तो सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे, बॉटम फाइबर से x डिस्टेंस पे हमने एक स्ट्रिप कंसिडर की dx थिकनेस की। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी A है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टोटल बार है किसी भी मेंबर की, ये इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप से मिलके बनी है। अगर इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें ये टोटल मेंबर मिल जाएगा। ये नेग्लिजिबल थिकनेस है dx, ठीक है ना। तो अगर हम इस छोटी सी स्ट्रिप में इस ड्यू टू सेल्फ वेट कितना चेंज आ रहा है ये कैलकुलेट कर लें, उसके बाद इस चेंज को हम इस लिमिट में, जितनी इसकी लेंथ है, यहाँ जीरो से लेके टोटल L लेंथ तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन मिल जाएगा इस मेंबर का। अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हम x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसिडर किए हैं, इस स्ट्रिप पे पहले कैलकुलेट करेंगे कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू सेल्फ वेट, उसके बाद देखेंगे कि ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है, राइट। तो इस स्ट्रिप को हम सेपरेटली प्लॉट कर लेते हैं। Let's consider a strip of thickness dx at a distance x from bottom end। तो बॉटम एंड से x डिस्टेंस में हमने स्ट्रिप कंसिडर की है dx, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही होगा। अब इस स्ट्रिप पे, ये जो स्ट्रिप हमने कंसिडर की है यहाँ पे, सपोज ये आपकी स्ट्रिप है,
इसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो इस स्ट्रिप पे भी कुछ लोड लगेगा सेल्फ वेट की वजह से इस मटेरियल के। तो सेल्फ वेट ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक्ट करता है। सपोज ये x सेक्शन पे देख रहे हैं, x डिस्टेंस पे हमने सेक्शन लिया है, स्ट्रिप कंसीडर की, तो इसको हम इस लोड को नाम दे देते हैं px। अब अगर इसमें डाउनवर्ड लोड लगेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड भी लोड लगेगा इसमें, या रेजिस्टेंस लगेगा, ये भी कितना होगा px। तो जब सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लोड लगेंगे तो इसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, राइट। तो इस मेंबर में हम देखते हैं कि इस स्ट्रिप में हम देखते हैं कितना चेंज हो रहा है इस सेल्फ वेट की वजह से, जो px सेल्फ वेट लग रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप, ओके। तो डेल स्ट्रिप, हम स्ट्रिप पे चेंज देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, इसमें एक्सियल लोड लग रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें चेंज भी देखना है। अगर हम इसको इनिशियल जो केस हमने डिस्कस किया था, अगर ये एक बार है, रेक्टेंगुलर मेंबर है कोई, ठीक है ना, इस पे अगर एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में हमें चेंज भी देखना है। तो पहला केस बन जाएगा ड्यू टू द एक्सियल लोड, चेंज ड्यू टू द एक्सियल लोड। तो इस केस में अब ये फॉर्मूला वैलिड होगा PL/AE। तो यहाँ पे P की जगह पे है px, L की जगह पे है dx, इस मेंबर की लेंथ dx है, डिवाइड बाई ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम है तो ए ही रहेगा, ई सेम मटेरियल है हर जगह तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम रहेगा। तो इस px की वजह से इस मेंबर में जो एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा वो इतना होगा, px PL/AE, px dx बाई ए। इस मेंबर की लेंथ dx है, इस पे लोड जो लग रहा है सेल्फ वेट की वजह से वो px है, राइट। देखिए जो लोड लगेगा हर जगह अलग अलग होगा, ओवरऑल लोड देखिए कैसे। अगर हम इस सेक्शन पे बात करें तो इस सेक्शन पे इतने मेंबर की का जो वेट होगा वो एक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई सेक्शन लेते हैं तो यहाँ इतने उसके नीचे जितना मेंबर आ रहा है, जितना वॉल्यूम आ रहा है, उसकी वजह से जो वेट होगा उस पर्टिकुलर लेयर पे एक्ट करेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल टोटल मेंबर कंसिडर करेंगे तो टोटल वॉल्यूम की वजह से जितना वेट आ रहा है वो एक्ट करेगा। तो अगर हम इस लेयर पे कोई लोड फील करना चाह रहे हैं तो इस लेयर के नीचे जितना मटेरियल होगा उसका जो सेल्फ वेट होगा उसका लोड यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोड इक्वल टू होता है F इक्वल टू mg। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हम सेल्फ वेट की वजह से देख रहे हैं, तो ये सेल्फ वेट की वजह से लगने वाला लोड है, तो F इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पे जो मास होगा वो mx g dx डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पे इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अभी मिला है डेल स्ट्रिप इक्वल टू mx g dx डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने, एक होता है डेंसिटी, मास डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। और एक होता है वेट डेंसिटी, गामा से डिनोट करते हैं, तो वेट डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों में रिलेशंस भी होता है रो इंटू जी इक्वल टू गामा। ये इन दोनों में मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में रिलेशन होता है, सिंपली इनको कोरिलेट करके हम ये रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज करना है यहाँ पे। देखिए अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम मास की जगह पे mx की जगह पे डेंसिटी के फॉर्म में कुछ पुट करना चाहते हैं तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम x सेक्शन के लिए इंटू डेंसिटी, g की जगह पे g dx डिवाइड बाई एरिया वही रहेगा, ई वही रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो जिस सेक्शन पे हमने स्ट्रिप कंसिडर की है, अब उसके नीचे ये जो वेट जनरली बन रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन के नीचे जितना मटेरियल आ रहा है उसकी वजह से बन रहा है। इस मटेरियल के नीचे जितना, इस स्ट्रिप के नीचे जितना मटेरियल आ रहा है इसकी वजह से वेट इसमें एक्ट कर रहा है। तो ये कितना होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें कौन सा कंसिडर करना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के नीचे जितना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वेट इस पे एक्ट कर रहा है स्ट्रिप पे। तो कितना वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ का एरिया भी कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और जो यहाँ का लेंथ है वो कितना है, यक्स है। तो एरिया इंटू लेंथ ए इंटू यक्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के नीचे का वॉल्यूम हो जाएगा डाउन साइड का। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू एक्स। अब देखिए ये जो रो जी है, रो जी की जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, गामा वेट डेंसिटी।
तो ये हो जाएगा गामा dx डिवाइड बाई ए, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो डेल स्ट्रिप मिल जाएगा हमें, स्ट्रिप का जो डेल है या चेंज है वो हो जाएगा एक्स गामा dx डिवाइड बाई ई। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए टोटल मटेरियल में कितना चेंज आ रहा है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है कि स्ट्रिप का हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब उस तरह की इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप से मिलकर ये मेंबर बना है। अगर यहाँ पे जो स्ट्रिप हमने कंसिडर की थी इसके लिए हमें डेल मिल गया है, तो इस टाइप की इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप से मिलकर ये पूरा मेंबर बना है। तो अगर हम इनको जितने लिमिट में मटेरियल आ रहा है उस लिमिट में इंटीग्रेट कर दें इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को, तो हमें टोटल चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। तो इस मटेरियल की लिमिट क्या है, यहाँ पे 0 लेंथ है और यहाँ पे एल लेंथ है। तो 0 to L हम इसको अगर इस x के रिस्पेक्ट में या dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ओवरऑल स्ट्रिप का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। सो टोटल डिफॉर्मेशन, या हम इसको इलोंगेशन भी बोल सकते हैं, या चेंज इन लेंथ, किसी भी टर्मिनोलॉजी से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। डेल टोटल ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L डेल स्ट्रिप, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 to L, डेल स्ट्रिप की वैल्यू आई है अपने पास x गामा dx बाई ई, x गामा dx बाई ई। गामा कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो इसको हम बाहर पुट कर सकते हैं गामा, और ई भी फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट को हमने बाहर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद x को जब इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दें 0 to L, तो ये वैल्यू मिल जाएगी गामा बाई ई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो अपर लिमिट में हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट में 0 ही आ जाएगा। तो जो टोटल डेल मिल रहा है हमें ये वैल्यू हो जाएगी गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ही। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कोई भी मटेरियल अपने सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफॉर्म हो रहा है। अगर वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है थ्रू आउट द लेंथ, हर जगह उसका डायमेंशन सेम है, तो अपने सेल्फ वेट की वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा वो होगा गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ही। यहाँ पे गामा उस मटेरियल की वेट डेंसिटी होगी, एल उस मटेरियल का लेंथ होगा और ई उस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। अब देखिए अगर हम इसी फॉर्मूले को वेट के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें, इस फॉर्मूले में हम ये चाहें कि वेट के टर्म में वैल्यू आए, डेंसिटी की जगह वेट आ जाए, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। देखिए वेट इक्वल टू होता है एस, वेट इक्वल टू होता है एम इंटू जी, एम इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। अगर हम टोटल मटेरियल को कंसिडर करें, एल लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इस टोटल मटेरियल के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू एल, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एल, और रो जी की जगह पे गामा। हमें क्या करना है, गामा को रिप्लेस करना है अपनी पिछली इक्वेशन से, तो यहाँ से गामा इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई ए एल। अब इस वैल्यू को हम पीछे जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था वहां पे पुट कर सकते हैं। सो डेल टोटल इक्वल टू, फॉर्मूला था गामा एल स्क्वायर बाई 2e, गामा की जगह पे वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू बाई ए एल, और यहाँ पे ऑलरेडी है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e, तो यहाँ से एक एल और एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल डेल होगा इन द टर्म्स ऑफ डब्ल्यू वो हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 2e। तो ये फॉर्मूला बन गया इन द टर्म्स ऑफ डब्ल्यू वेट। यहाँ पे डब्ल्यू वेट है, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ई की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चाहे हम ये फॉर्मूला यूज करें चाहे हम फॉर्मूला यूज करें गामा एल स्क्वायर बाई 2e, जिस तरह की वैल्यू अपने पास अवेलेबल होंगी उस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, दोनों एक रेक्टेंगुलर या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की बार की सेल्फ वेट की वजह से होने वाले डिफ्लेक्शन को बता रहे हैं, राइट।
अब यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, अगर क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट लेंथ सेम आ रहा है, हर एक प्लेन पे डायमेंशन क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर, हर एक कंडीशन में ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी क्रॉस सेक्शन, किसी भी टाइप के क्रॉस सेक्शन के लिए चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।